अब देखिए ये विदाउट एनी मेम्ब्रेन है, इसके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। विदाउट एनी मेम्ब्रेन, जब देखें इसके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं होगी तो इसका मतलब यह हुआ कि ये क्रोमोसोम या डीएनए का कुछ पार्ट इसके अंदर भी तो होगा। वजह के मेम्ब्रेन है नहीं, बाउंड्री है नहीं। अब न्यूक्लियोलस जो है इसका काम होता है राइबोसोम को असेंबल करना। अगर ये मैं न्यूक्लियोलस बना रहा हूं, लाजिम बात है मैं तो लाइन लगाऊंगा क्योंकि ऐसे आपको नजर नहीं आएगा। तो इसके दो पोर्शन होते हैं, यानी ईच न्यूक्लियोलस हैज टू रीजन्स। ये बाहर वाला है, इसे कहते हैं पेरिफेरल। पेरिफेरल पेरिफेरल ग्रैनुलर रीजन। ये पेरिफेरल दानेदार रीजन है, ग्रैनुलर रीजन है। और एक सेंटर में होता है, ये देखें सेंट्रल मरकजी है, फिब्रल रीजन, रेशोनुमा रीजन। तो जो प्रिकर्सर ग्रैनुलर रीजन है, जो पेरिफेरल ग्रैनुलर रीजन है, इट हैज प्रिकर्सर्स, इसमें रॉ मटेरियल्स है फॉर राइबोसोमल सब यूनिट। तो जो राइबोसोम के सब यूनिट बनने होते हैं उनके लिए यहां रॉ मटेरियल है, प्रिकर्सर हैं, यानी प्रोटीन वगैरह यहां मौजूद होंगे। इसी तरह जो सेंट्रल रीजन है, यहां पे मौजूद होता है राइबोसोमल डीएनए, यानी डीएनए का ऐसा हिस्सा जो न्यूक्लियोलस के अंदर चला गया है और वो इन्वॉल्व है इन फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोमल आरएनए। उस डीएनए को हम कहेंगे राइबोसोमल डीएनए। तो सेंट्रल फिब्रल रीजन में राइबोसोमल डीएनए और राइबोसोमल आरएनए मौजूद होते हैं। और आप जानते हैं इस राइबोसोमल आरएनए ने और इन प्रिकर्सर ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट ने आपस में अटैच होना है और इस अटैचमेंट को कहते हैं असेंबलिंग। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां न्यूक्लियोलस के अंदर राइबोसोम की असेंबलिंग होगी और जब ये असेंबल्ड हो जाएंगे फिर यहां से ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पोर से ये चले जाते हैं बाहर और फिर बाहर जाके ये ट्रांसलेशन करेंगे, प्रोटीन बनाएंगे। और न्यूक्लियोलस की जो तादाद है ये भी न्यूक्लियस के अंदर 1 से लेकर मैनी तक देखी गई है। अगर मैं क्रोमोसोम्स यानी जेनेटिक मटेरियल के हवाले से बात करूं तो देखें क्रोमोसोम जो है वो तब तक विजिबल नहीं होते क्रोमोसोम्स शुरू में ये क्रोमैटिन मटेरियल की शक्ल में है बिफोर सेल डिवीजन, और ये क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन हमें नजर आते हैं। क्यों? इन क्रोमैटिन मटेरियल की होती है कंडेंसेशन, कॉइलिंग, तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स का मतलब होता है क्रोमो मीन कलर्ड और सोम मीन बॉडी। इसका मतलब यह हुआ कि ये कलर्ड बॉडी है, यानी अगर हम सेल को स्टेन्ड करें, रंग करें, तो सेल के जो न्यूक्लियस है उस पर जो कलर हो जाता है, स्टेन्ड हो जाता है, वो ड्यू टू क्रोमैटिन मटेरियल है। यानी इसका मतलब यह हुआ कि प्लांट के सेल को जो कलर देने वाले असल पिगमेंट हैं वो क्लोरोफिल हैं। तो इसका मतलब है कि प्लांट ग्रीन नजर आते हैं क्लोरोफिल की वजह से। तो सेम आप यही बात कह दो कि न्यूक्लियस जो स्टेन्ड हो जाता है, रंग हो जाता है, इस पे गहरा रंग हो जाता है देन द अदर पार्ट ऑफ द सेल, तो वो ड्यू टू क्रोमैटिन मटेरियल है। तो क्रोमैटिन मटेरियल ड्यूरिंग सेल डिवीजन कन्वर्ट होकर बन गए क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम जब विजिबल होंगे तो इसके हमें नजर आते हैं, देखें, 2 क्रोमैटिड्स। क्रोमोसोम शुरू में ऐसे होते हैं, ये देखें शुरू में ऐसे होंगे क्रोमैटिन की फॉर्म में। अब ये क्रोमोसोम है। जब क्रोमोसोम बन जाता है तो हर क्रोमोसोम के आप देख सकते हैं 2 क्रोमैटिड हैं, ये एक क्रोमैटिड है, ये दूसरे वाला। इन दोनों को हम नाम देते हैं सिस्टर क्रोमैटिड। और जब भी क्रॉसिंग ओवर होगी तो कभी भी सिस्टर क्रोमैटिड के दरमियान नहीं होगी।
क्योंकि ये वाला इसी से बना है, तो ये इसकी एग्जैक्ट कॉपी होता है, आइडेंटिकल होता है। तो क्रोमेटिड है क्या? क्रोमेटिड जो है ये एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ ए क्रोमोसोम है, यानी क्रोमोसोम की जो सही कॉपी है, एग्जैक्ट रेप्लिका है, उन्हें कहते हैं क्रोमेटिड। अब देखते हैं ये क्रोमोसोम था या क्रोमेटन था, अब ये क्रोमोसोम है तो इसके अब 2 क्रोमेटिड हैं, तो ये वाला क्रोमेटिड इसी से बना रेप्लिकेशन में। तो इंटरफेज में जब डीएनए रेप्लिकेट करता है तो एक क्रोमेटिड से 2 क्रोमेटिड, इसका मतलब ये हुआ कि पहले एक डीएनए का मॉलिक्यूल होता है, जब 2 क्रोमेटिड बन जाते हैं तो अब डीएनए के कितने मॉलिक्यूल बन जाएंगे? 2। अब ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड आपस में अटैच होते हैं जिस पॉइंट से, दैट इज कॉल्ड सेंट्रोमियर। और सेंट्रोमियर पर ऐसा पॉइंट जहां पे आपके स्पाइंडल फाइबर अटैच होते हैं उन्हें कहते हैं काइनेटोकोर, जिसमें स्पेशल किस्म की बेसिस और प्रोटीन मौजूद होंगे। कहीं लिखा होता है कि स्पाइंडल फाइबर अटैच होते हैं सेंट्रोमियर से, कहीं लिखा होता है काइनेटोकोर से। तो हम स्पेसिफिक की तरफ जाएंगे, एग्जैक्ट काइनेटोकोर है। जैसे सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है न्यूक्लियस, कभी कह देते हैं क्रोमोसोम, कभी कह देते हैं डीएनए, कभी कह देते हैं जीन, तो आप स्पेसिफिक जीन की तरफ जाएंगे। इसी तरह अगर वो सेंट्रोमियर लिखे तब भी ठीक है, काइनेटोकोर लिखे तब भी ठीक है, जवाब दोनों ठीक है, लेकिन आपने जाना है 100% की तरफ, स्पेसिफिक की तरफ, तो वो है काइनेटोकोर। अब ये क्रोमोसोम की अगर केमिकल कंपोजिशन के हवाले से बात करें तो केमिकली इसमें 2 चीजें हैं जी, 40% डीएनए और 60% इसमें प्रोटीन होती है, हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, और ये डीएनए और प्रोटीन मिलकर ये बनाते हैं क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम्स के अंदर मौजूद होते हैं, आपने पढ़ा है डीएनए, और डीएनए के अंदर जी जो यूनिट्स हैं उन्हें जीन्स कहते हैं, और यही जीन एक जनरेशन से इंफॉर्मेशन को दूसरी जनरेशन तक ट्रांसमिट करते हैं। अब क्रोमोसोम की जो तादाद है वो आप देखते हैं कि सेम स्पीशीज के सेल में सेम रहती है। एक लफ्ज यूज करते हैं हम 2n, एक लफ्ज यूज करते हैं 1n। 2n का मतलब है 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, कि इनमें क्रोमोसोम के 2 सेट होंगे। 1n का मतलब है सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, तो यहां क्रोमोसोम का एक सेट होगा। अब डिप्लॉइड 2n डिप्लॉइड यानी 2 सेट, और हर स्पीशीज में क्रोमोसोम का जो सेट है उसमें तादाद क्रोमोसोम की डिफर। मसलन मैं अगर ड्रासोफिला के वाले से बात करूं तो आप जानते हैं ड्रासोफिला में जो क्रोमोसोम की तादाद है वो है 8, तो ये है 2n डिप्लॉइड, तो इसमें एक सेट कितने का हो गया? 4 का, तो 4 के 2 सेट हो गए 8 डिप्लॉइड। इसी तरह ह्यूमन बॉडी में क्रोमोसोम है 46, तो 2 सेट हैं, तो एक सेट कितने का हो गया? 23। तो देखें इंसान के अंदर जो सेल हैं उनमें 23 का एक सेट है, ड्रासोफिला के अंदर जो एक सेट है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 4 है, तो हर स्पीशीज में जो सेट होगा उसमें क्रोमोसोम की तादाद डिफर होगी। और जो जर्म सेल होते हैं ये 1n वाले होते हैं, जैसे स्पर्म है, एग हैं, जिन्हें हम गैमीट्स नाम देते हैं। अब गार्डन पी में 14 क्रोमोसोम होते हैं, इसी तरह 16 ऑनियन में होंगे, फ्राग में 26 होते हैं, 32 हनी बी में होते हैं, 40 माउस में होते हैं, 80 शुगर केन में होते हैं, 48 जो है चिंपैंजी में भी हैं और पोटैटो में भी मौजूद है। जी ये मैंने क्रोमोसोम के हवाले से बात की। अल्लाह हाफिज़।